नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। आगे बढ़ रहे हैं, हमारी खबर का रुख कर रहे हैं। सोमवार को क्रिकेट वर्ल्ड में बड़ा उलटफेर करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट के भारी अंतर से हरा दिया। और इस बड़ी जीत के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने एक बयान दिया जिसकी गूंज काफी दूर तक गई। ज़ादरान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और उन्होंने कहा कि मैं अपना अवार्ड जो है इस प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड को उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्हें पाकिस्तान से वापस घर अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। ज़ादरान का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगानिस्तान के सभी शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। इस फैसले से पाकिस्तान में रह रहे करीब 17 लाख अनाधिकृत अफगान शरणार्थी जो हैं उन पर इसका असर पड़ा है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक अब तक बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों के निष्कासन की डेडलाइन घोषित होने के बाद से 50,000 से ज़्यादा शरणार्थी जो हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। और इस घोषणा की तालिबान शासित अफगानिस्तान ने कड़ी आलोचना भी की है और इसे अस्वीकार्य भी बताया है। इस साल दोनों देशों की सीमा पर दरअसल हमलों में बढ़ोतरी हुई और जिसका आरोप इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के आतंकियों पर लगाया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। ज़ादरान का बयान एक्स पर वायरल भी हुआ। कई यूजर्स ने उसकी इस भावना की तुलना पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की फिलिस्तीन समर्थक टिप्पणियों से भी की है। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ा, ये अपने आप में काफ़ी परेशान भी करने वाले हैं और ख़ासकर जो अफगान शरणार्थी हैं उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एक बार बताते चलते हैं कि पाक का जो अफगान शरणार्थियों को अल्टीमेटम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। गैर कानूनी शरणार्थियों को देश छोड़ने का आदेश जो है वो दिया गया है। 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। हाल ही के हमलों की वजह से ये फैसला पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच विवाद के बाद ये सख्त फैसला जो है पाकिस्तान का रुख जो है वो ये सामने आया है। अफगानिस्तान से लगे इलाकों से आतंकी हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान ने आरोप लगाया है और पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने ये आदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी साफ तौर पर एक चेतावनी दी है कि अगर मर्जी से नहीं गए तो जबरन भी निकाला जा सकता है। हालांकि तालिबान सरकार जो है वो लगातार आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। तो अफगान शरणार्थियों के बारे में भी यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। 2021 में तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान आए और ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान पहुँचे थे। पाकिस्तान में 13 लाख शरणार्थी दर्ज हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। 17 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पाकिस्तानी जो हैं वो 17 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान से निकाले जाने पर जान का खतरा जो है वो बता रहे हैं अफगानिस्तानी जो शरणार्थी हैं वो। तो ये असुरक्षा अपने ही घर से उनको होती हुई झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल हैं, पूर्व राजदूत हैं, और सैयद रुमान हाशमी हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु दयाल साहब, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। ये मसला जिस तरह से गंभीर होता जा रहा है, दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा है, जिस तरह से सीमा पर कुछ हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तालिबान पर ही ये आरोप लगाया, वहाँ की सरकार पर ये आरोप लगाया। ऐसे में जो खामियाजा है वो खासकर जो अफगानी शरणार्थी हैं जो अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत वक्त पहले भी पहुँचे हैं, कुछ बाद में भी पहुँचे हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? ये पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी बहुत पहले से बसे हुए हैं। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था 1981 से 1985। तब सोवियत ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान में और 3 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में थे। अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के दोस्त की तरह आगे आता रहा है, लेकिन क्या इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल रही है? ये अब कुछ ऐसा सा देखने में आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये आपस के रिश्ते इनके बड़े गंभीर हो गए। मेरे विचार में ये बड़े कॉम्प्लेक्स, पेचीदे और तनावपूर्ण है इस वक्त, और ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, कई वजह हैं जैसा आपने जिक्र किया जिनकी वजह से ये रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। एक तो ये पाकिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान में काफी हमले कर रही है और उससे तनाव बढ़ रहा है, और पाकिस्तान ये कहता है कि इस पे कंट्रोल जो काबुल में तालिबान है उसका है।
लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की जमीन से बहुत से अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान कहता है कि हमारे ऊपर अमेरिका कर रहा है, और पाकिस्तान की जमीन से हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की दोस्ती नहीं, ये तो दुश्मनी है। क्योंकि जैसे बहुत से आईसिस के लीडर मारे गए वहां पर, जवाहिरी मारे गए, वो अटैक पाकिस्तान की जमीन से हुआ था। तो इस बात से पाकिस्तान नाखुश है। इसके अलावा एक दो और बड़े अहम वजह है, जैसे ये ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर, ये अफगानिस्तान तो कभी मानता ही नहीं है, और इसकी वजह से भी कुछ तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत अहम मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान ये समझता था कि पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करा पाया, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन तो मिलना बहुत मुश्किल है जब विमेन्स राइट्स के इतने मसले हैं वहां पर, ह्यूमन राइट्स के मसले हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है अफगान तालिबान को। लेकिन ये सब ऐसी वजह है जिनकी वजह से इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो वहां पर रेफ्यूजीज बसे हैं, अब पाकिस्तान सरकार कह रही है तुम वापस जाओ। इससे ये जो रिश्ते हैं और गंभीर हो जाएंगे, उनमें तनाव बढ़ेगा। बिल्कुल। सैयद रुमान हाशमी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान जो तर्क इस वक्त दे रहा है वो सीधे तौर पर अपने देश की सुरक्षा का मसला उठा रहा है, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का मसला उठा रहा है। उसका ये कहना है कि इनके रहते हमें खतरा है, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो उनका हवाला भी दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शहबाज मुफ्ती, जिनका जिक्र आपने किया, उनके हवाले से उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में हालिया जो 24 आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें 14 में अफगान शरणार्थियों का हाथ है। उस ग्राउंड पे जो इलीगली रह रहे हैं अफगानी, तकरीबन 17 लाख के करीब है, उनको, जिसमें 6 लाख वो भी हैं जो तालिबान ने जो टेक ओवर किया काबुल को, अफगानिस्तान को, उसमें से जो अमेरिकन ट्रेन जो फौजी थे, जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, 6 लाख वैसे भी हैं। उनकी जिंदगी बड़े खतरे में है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि उनको सिक्योरिटी ब्लैंकेट देगा, एमनेस्टी दे दिया, माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी खबरें आई, ऐसे देखा गया कि माफ करने के बावजूद भी कई सरेंडर किए हुए अफगान फौजियों की हत्याएं जो है तालिबान के काडर के हाथों, उनके हाथों हुई। मामला ये है कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया 4 हफ्ते का, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते में निकल जाए, वरना फिर जबरदस्ती बाहर भेजे जाएंगे, और राउंड अप किए भी जा रहे हैं। रात को कराची में बहुत बड़ी तादाद है अफगान शरणार्थी डायस्पोरा का, रात को उनके ऊपर रेड मारा जा रहा है। औरतों को अलग, बच्चों को अलग करके मर्दों को अलग किया, कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कौन जो है असाइलम लिए हुए हैं, लीगली जिनका डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है, उन्हें राउंड अप किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। 2016 में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अफगानियों को इलीगली जो रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला था, करीब 7 लाख। उसमें कई रह गए और कई वापस चले आए। और जैसा कि जो हमारे राजदूत जो रहे हैं उन्होंने भी जो कहा, जिक्र किया सोवियत अफगान वॉर का, वो भी सच्चाई। 1980 वगैरह को, 1979 में जब सोवियत अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, तो 30 लाख से ऊपर अफगानी जो है शरणार्थी को वो पाकिस्तान में आए, और जौलत का वो दौर था, इंटरनेशनल एड ग्रांट मिल रहा था, उनको दिया गया, फिर उनसे मुजाहिदीन तैयार करके वो भी भेजा जाता था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन उसमें उनके जो बच्चे, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वहां पे हैं, उनके औलाद, उनका कहना यह है कि हमारे बेटे जो बड़े हो गए हैं और उन्होंने तो अफगानिस्तान को देखा तक नहीं है, वो जानते भी नहीं है वो कैसे वहां रहेंगे, कैसे चले जाएंगे। और ऐसे हालात में जब खुद अफगानिस्तान में भुखमरी की हालत है, बेरोजगारी जो है वो मुंह खोले खड़ी है, का खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं, खाने का जो है 3 टाइम जो फूड है वो उन्हें मुयसर नहीं है। 17 लाख अफगानियों को वहां भेज करके वहां की जो आर्थिक दबाव है उसको भी बढ़ाने वाली बात है। और सही कहा है मिस्टर एम्बेसडर ने कि वो ड्यूरेंट लाइन जो है वो भी है, क्योंकि हाल में देखा गया जब तालिबान और ने टेक ओवर किया उसके बाद से अफगान और पाकिस्तान के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी तालिबान ने रोक दिया था, इतने ज्यादा तनाव हो गया था। और ड्यूरेंट लाइन के बाहर जो है, जो फेंसिंग है, उसको तालिबान के जो लड़ाके हैं वो आकर के उनको डिसमेंटल किया, गोलीबारी भी हुई, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पर भी असॉल्ट किया, और बड़ा क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट हो गया था ऑनस्लॉट। तालिबान बोल रहे थे कि होगा तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं,
उसको टॉप लेवल पे तालिबान कमांडर्स और पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल। उसको संभाला। तो रिश्ते दोनों के बीच में अच्छे नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि तालिबान के खार खाए हुए बैठे हैं तालिबानी बहुत सारे। वो अलग बात है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और नेटो का जो अफगान पे अटैक था, जो लड़ाई चली 20-22 साल, उसमें हक्कानी नेटवर्क को फुल प्रोटेक्शन आईएसआई कर रहा, और हक्कानी नेटवर्क ने बड़े ऑपरेशन वहां पे अमेरिकन आर्मी और नेटो के खिलाफ अंजाम दिए। लेकिन ये भी सच है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे अफगानियों को भी जो टेररिस्ट जिन्हें कहा जाता था, और अभी वो अलग बात है कि अमेरिका ने दोहा इन्हीं टेररिस्ट तालिबान से दोहा एकॉर्ड बिल्कुल। किया और वापस अमेरिका छोड़ के गए। नहीं, ये लेकिन मामला वाकई परवेज में मुशर्रफ ने बहुतों को वापस किया, पकड़ पकड़ के जी हवाले किया अमेरिका के, और अपनी किताब में भी लिखा, अपने मोबाइल में, कि हमने पैसे लेकर के अमेरिका से उन्हें टेररिस्टों को अमेरिका को सौंपा। तो वो जी। खुंदक भी प्रभुदयाल तालिबान साहब, में जो बात यहाँ तालिबान पर की। हाशमी साहब कह रहे हैं, उसमें अगर हम दूसरे उदाहरण भी देखें तो ये जो खामियाजा है ये इस तरह के शरणार्थियों को, इस तरह के लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर ये जो दोनों देशों के बीच सीमा पर जो तनाव पैदा हुआ है और उसका खामियाजा, और ये तादाद जो है बहुत बड़ी तादाद है दयाल साहब, 17 लाख की अगर बात की जाए तो ऐसे पे बहुत मुश्किल होने वाली है। और अभी 50,000 लोग जो हैं वो निकल चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें भी जान का खतरा है। जी बिल्कुल। ये जो शरणार्थी हैं वहां पर, अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में, इन पे तो बहुत मुसीबत आएगी। और अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी इनकी कैसे सहायता करेगी? देखिए, अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है बहुत खराब है, और अफगानिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने बड़ी संख्या में जो शरणार्थी एकदम से अगर पाकिस्तान उनको ढकेल के पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेज दे तो उनकी कैसे सहायता करेंगे? कहाँ खाना पानी, ये वो हर तरह की मुसीबत है, बिजली की, ईंधन की। तो इस वजह से अफगानिस्तान ये सोचता रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो अच्छे रिश्ते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान इन शरणार्थियों को इतनी जल्दी नहीं करेगा वापस भेजने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन रिश्तों में बहुत गिरावट आ गई है, और इस वजह से पाकिस्तान ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से बहुत नाराज है। नहीं तो क्या वजह थी एकदम से वो शरणार्थियों को वापस कहने की, तुम फौरन जाओ वापस, उनको जबरदस्ती वापस धकेलना, और जानते हुए कि अफगानिस्तान में ये क्षमता नहीं है। तो जरूर इस सब से ये नजर आता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है आजकल, और इम्कान ये है कि जरा आसानी से ये दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान के रिश्ते इंडिया के साथ और अच्छे होते जा रहे हैं, भारत के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अभी उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं इंडिया में आएंगे ट्रेनिंग के लिए। अब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की और नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर अपने रिश्ते ठीक करने हैं तो उन्हीं को कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं, उनको सहायता अफगानिस्तान से मिल रही है। अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से अमेरिकन हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मेरे दोस्त अभी जिक्र कर रहे थे कि ड्यूरेंट लाइन को लेकर तनाव बढ़े रहते हैं। तो इन सब वजह से कोई ऐसा नहीं अभी लगता कि जो दोनों देशों के बीच तनाव है ये कम हो गए। अभी रिश्ते और जटिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हाशमी साहब, इसका मतलब है कि जो इसका मानवीय पहलू है वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और अक्सर ही हर देश में, हर सीमा पर ये जो शरणार्थी हैं इनका मसला इसी तरह से रहता है और उन्हें इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ती है। आप देखिए ना, ये सबसे ज्यादा खमियाजा जब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये जो टीटीपी का लगातार अटैक हो रहा है, जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 24 अटैक में 14 में अफगानियों का हाथ है, जो शरणार्थी है यहाँ पे, इसका खमियाजा किसे? आम जो सिविलियन शरणार्थी है। पाकिस्तान 1951 का जो जेनेवा अकॉर्ड है, जो प्रोटेक्शन देता है रिफ्यूजीज को, असाइलम सीकर्स को, उसको पाकिस्तान उससे बंधा हुआ नहीं है, उसने साइन नहीं किया है उस अकॉर्ड को। वो अपना जो एंटी नेशनल, जिसका अपना एक्ट है कि जो नॉन नेशनल है, इलीगली रह रहे हैं, वो उसके तहत अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से कार्रवाई करते हुए इन 17 लाख को वो बाहर कर रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि और भी हैं, लेकिन अफगान के अलावा जो इलीगली रह रहे नेशनल, लेकिन निशाना सीधी तौर पर अफगान के, वो बड़ी तादाद में तकरीबन अभी भी 20-25 लाख अफगानी वहां पे हैं, जिसमें 17 लाख इलीगल है, बाकी डॉक्यूमेंटेड है, वो रह रहे हैं।
असाइलम लेकर के। कराची के जो तालिबान के काउंसलर जनरल हैं वो खुद कराची में कई साल नेटो अमेरिकन जब वहां पे घानी का गवर्नमेंट था तो कराची में एज असाइलम जो है रिफ्यूजी के तौर पर वो रहे हैं। अभी काउंसलर जनरल हैं तालिबान के कराची काउंसलेट के। उनका कहना है कि इसको समय चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये 4 हफ्ते का जो टाइम दे दिया है, समय चाहिए, कुछ महीना दे ताकि इज्जत के साथ उनके बिजनेस, अफगानी शरणार्थी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो ज्यादातर बिजनेस ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं है, वो छोटे बिजनेस या मिडिल लेवल बिजनेस है। उनको बिजनेस समेटने में भी समय लगेगा। उनको अपना उन्होंने घर लिया है अगर जो भी है उसको निकालने में, मतलब उनको अपने सारे कारोबार और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए समय चाहिए। और ये समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक देने को तैयार नहीं है। वो एडमेंट है कि जो डेफिनेट टाइम फ्रेम है उसके अंदर। लेकिन जो आपने कहा कि जो आम सिविलियंस है, हमेशा से आम सिविलियंस को ही कॉन्फ्लिक्ट जो जब रहता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में या वार जोन में या दो देशों में तनाव होता है, वो हमेशा से सिविलियंस को ही झेलना पड़ता है। चाहे वो अभी मौजूदा आप देखें इजराइल और फलस्तीन या हमास वार या कॉन्फ्लिक्ट है, वहां सिविलियंस 20-22 गाजा में या वेस्ट बैंक में 10 लाख है, या गाजा में है 20-22 लाख, वो इंटरनल 10 लाख डिस्प्लेस है। यमन में देखिए 10 लाख यमन में सिविल वॉर की वजह कर डिस्प्लेस्ड हैं और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं सिविलियन। यूक्रेन में देखिए लाखों यूक्रेनियन मुल्क छोड़ के निकल गए हैं, लाखों इंटरनल डिस्प्लेस्ड हैं। या म्यांमार में देखिए जो म्यांमार गवर्नमेंट ने, मिलिट्री जुंटा ने जो कार्रवाई की रोहिंग्या कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो देखिए लाखों रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, भारत में भी कई अवैध तौर पे रह रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी जो अवैध तौर पर रह रहे हैं उनको वापस म्यांमार में भेजने की कोशिश कर रही है। दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन पाकिस्तान और अफगान शरणार्थियों का जहां तक मामला है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मानवीय आधार पे समय देना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से उनकी मेहमान नवाजी करता रहा है। आज से नहीं, 1979 से, बिल्कुल, के समय से। ये जो बात आप कह रहे हैं हाशमी साहब, जी ये जो बात आप कह रहे हैं हाशमी साहब, इसके लिए मैं एक बार प्रभुदयाल साहब के पास जाना चाहूंगी। हमारे पास अब वक्त भी कम है। प्रभुदयाल साहब जो बात ये कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाएं, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत बनेगी आगे आने वाले वक्त में? देखिए, पाकिस्तान ने ये ठान लिया है कि इन शरणार्थियों को वो वापस भेजेगा। जैसा अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान समझता है कि ये शरणार्थी जो हैं ये पाकिस्तान में आतंकवाद कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं, वो कह रहे हैं इनमें इनका हाथ है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जबरदस्ती हम ये इनको ढकेला जा रहा है, जब पाकिस्तान एक बहाना उठा के ये कह रहा है कि इन्होंने आतंकवाद की कुछ हादसों में शरीक हैं ये। तो इन सब वजह से ये जो रिश्ते हैं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। और पाकिस्तान क्योंकि इस जिद पे बढ़ गया है कि वो भेजेगा ही इनको वापस, और ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया है बहुत बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे वो दोबारा विचार करेगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा, जबरदस्ती इनको ढकेलेगा अफगानिस्तान वापस, और इससे जो नतीजे हैं उससे जरूर खराब हो। बिल्कुल, तो फिलहाल जो खामियाजा है वो इन शरणार्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। 17 लाख इनकी तादाद बताई जा रही है और फिलहाल 50,000 जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर निकलने को मजबूर हुए हैं। प्रभुदयाल साहब आपका और सैयद रुमान हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम सवाल इंडिया का में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब दशहरे की बात करते हैं। मुंबई में दशहरे के मौके पर शिवसेना के 2 गुट आमने सामने हैं। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में रैली करेंगे और इसे दोनों गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे राज्य सरकार पर हमलावर होंगे और वहीं मराठा आरक्षण, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों पर ड्रग माफिया से संबंधों के आरोप और चीन की घुसपैठ जैसे मामलों को वो उठा सकते हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे दोनों सहयोगियों का। सुनील सिंह हमारे साथ हैं आज़ाद मैदान मुंबई से और शिवाजी
पार्क जो है वहां से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। एकनाथ शिंदे की रैली होने वाली है यहाँ पर, और पिछली बार हमने देखा था कि उस बार भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही इसे लिया गया था और इस बार भी वही स्थिति है। क्या जब पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी उसके बाद अब कुर्सियां जो है वो भरने लगी या नहीं, क्योंकि इंतजाम तो बहुत बड़े स्तर पर किए गए हैं? बिल्कुल अदिति, इंतजाम बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर किया गया है और सियासी हलचल भी आज दशहरा के दिन मुंबई में बहुत तेज है। जहां शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वहां एक बड़ी सभा होगी, दशहरा की सभा, और यहाँ आजाद मैदान पर जहां पर मैं हूं यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट की जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी की सभा होनी है। आप देखिए बेहद और विहंगम यहाँ पर इंतजाम किया गया है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था, कुर्सियां अभी तक उतनी नहीं भर पाई हैं जितनी की उम्मीद थी, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही बड़ी है। 1 लाख के करीब लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई, यानी कि कुर्सियां लगाई गई है। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग आएंगे, लेकिन अभी हम देखें तो जो है कि लोग बहुत कम संख्या में आए हैं। इस संबंध में हालांकि जो आयोजक हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। बस में, टेम्पो में, गाड़ियों में तक 5,000 गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। 10,000 छोटे वाहन है। लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं, धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि धूप है अभी, इसीलिए सभी लोग मैदान पे नहीं है, लेकिन अब आने का सिलसिला हम देखें तो शुरू हो गया है और आगे की कुछ कतार जो है वो भरनी शुरू हो गई है। दूसरी बात रही आज की सभा की जो महत्व है उस पर अगर आप ध्यान दें तो ये आजाद मैदान पे हो रही है, जो कि ये मैदान बहुत ही आंदोलनों का एक तरह से साक्षी रहा है और एक क्रिकेट पिच भी यहाँ पे नेट प्रैक्टिस बहुत होती है। लेकिन इस मैदान पे फिलहाल आज भी बगल में कोने पे देखें तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर लगातार मोर्चे निकालते रहते हैं, अनशन पर बैठे रहते हैं। उसी मैदान का एक बड़ा हिस्सा, पूरा जो हिस्सा है वो इस समय शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की दशहरा सभा के लिए एक तरह से दे दिया गया है। और देखिए बड़ा विशाल मंच यहाँ पर लगाया गया है। उस विशाल मंच को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जैसा कि एकनाथ शिंदे का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया था, गिरवी रख दिया शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास, तो उनके विचारों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर जो है बाला साहेब ठाकरे की लगाई गई है। और उसके दूसरी तरफ आप देखेंगी तो राम मंदिर की भी तस्वीर लगाई गई है, यानी कि जो बड़ा मुद्दा जो है हिंदुत्व का है, तो हिंदुत्व में राम मंदिर के जो एक तरह से लोगों को भावनाएं हैं राम मंदिर को लेकर, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं भावनाओं को उभार लाने के लिए तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हिंदुत्व, असली हिंदुत्व अगर कोई है तो एकनाथ शिंदे की सेना के पास असली हिंदुत्व है। दूसरा आप देखेंगे तो शिवसेना दसरा लिखा हुआ है मराठी में, लेकिन जो बनाया गया है वो जो तस्वीर है वो दरअसल एक आपटे का पान कहते हैं। दशहरे के दिन लोग एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। इस पान को इसे सोना कहा जाता है। तो आज यहाँ पर सोना यानी कि बाला साहब के विचारों की जो है वो एक सोने के तरह विचारों का जो सोना है उसे यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा, लोगों में उत्साह भरा जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जो उत्साह पिछली बार जबकि शिवसेना में बगावत हुई थी, एकनाथ शिंदे ने बगावत करके महाराष्ट्र में सरकार स्थापित की थी और फिर पहली बार जो सभा हुई थी, 2 सभाएं शिवसेना की, एक शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की और बीकेसी में एकनाथ शिंदे की, वो जो उत्साह था वो उत्साह इस बार यहाँ पर आजाद मैदान में कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कहीं आज जाके बाद कुछ अलग अलग मुद्रा धारण किए, अलग अलग रूपों में या फिर ढोल ताशे के साथ अलग अलग कार्यकर्ता आते हैं जो कि बताता है कि कितने लोग उत्साह से शामिल हो रहे हैं, लेकिन वैसा रंग फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी रौनक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सुनील, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि दोनों मंचों से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि भले ही थोड़ा वक्त है अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, लोकसभा चुनाव भी अब बेहद नज़दीक हैं, तो दशहरा जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग जो है वो मुंबई में लेता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। सुनील, ये सोना पत्ता की जो आप बात कर रहे थे, खासकर ये दिया जाता है दशहरे पर अपने बड़ों को, और उससे जोड़कर जिस तरह से यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुनील, आती हूँ मैं आपके पास। रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो शिवाजी पार्क की रौनक हमें दिखाएंगे। रौनक, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, और जिस तरह से सुनील ने दिखाया कि मंच पर बाला साहब ठाकरे की एक बड़ी सी जो तस्वीर है वो लगाई गई है, वहाँ पर क्या तैयारी है उद्धव गुट की?
जी देखिए, मैं आपको अदिति यहाँ की तैयारियों की भी तस्वीरें दिखा दूं। दरअसल शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे गुट की रैली हो रही है, उनका साफ तौर पर इस रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि एक मैदान, एक नेता और एक विचार। लंबे समय से इसी शिवाजी पार्क पर, जब से शिवसेना की स्थापना हुई है, तब से शिवसेना पार्टी की रैली इसी मैदान पर होती आई है और असली शिवसेना यही है। पहले मैं दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दूँ। मंच जो है पूरी तरीके से सज चुका है और जैसा कि हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे थे कि वहां पर यानी आजाद मैदान पर एकनाथ शिंदे की रैली में बड़ा सा बाला साहब ठाकरे की तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के ठीक बाजू में भारत माता की एक तस्वीर जो है वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है और मुख्य तौर पर हिंदुत्व की लाइन जो शिवसेना की लाइन रही है और हमेशा दशहरा के मौके पर जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो हिंदुत्व पर अपने कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को विचार देने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं इस भाषण में आज उद्धव ठाकरे के झलक देखने को मिलेगी, उसका एक प्रतीक जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि किन प्रमुख मुद्दों पर उद्धव ठाकरे आज अपना भाषण कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है महाराष्ट्र में फिलहाल छाया हुआ है वो मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जरांगे पाटिल जो मराठा आंदोलनकारी है उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है और कल से वो आमरण अनशन की अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर सरकार को घेरने का कोई मौका उद्धव ठाकरे हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ड्रग्स माफियाओं का, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता उन पर आरोप हो रहे ड्रग माफियाओं के से हाथ मिलाने के, तो इस पर भी अपनी भूमिका जो है उद्धव ठाकरे आज की इस रैली में साफ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा से एक प्रथा देखने को मिली है कि उद्धव ठाकरे जब भी दशहरा की रैली में शिवसैनिकों को संबोधित करते हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात जो है वो रखना नहीं बोलते। ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि चीन को लेकर लगातार आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी बात रखी गई। उस लकीर को कहीं उद्धव ठाकरे आगे ले जाते हुए इस भाषण में अपने दिखते हैं कि नहीं, इस और सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन शक्ति प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो दोनों ही गुटों की तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए किया जा रहा था। फिर चाहे एक रील बनाने की बात हो, वीडियो जारी करने की बात हो या फिर पोस्टर की अगर बात की जाए तो पूरा मुंबई जो है फिलहाल पोस्टरों से भरा हुआ है और जगह जगह पर उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे, दोनों गुटों की तरफ से जबरदस्त पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुनील का हमसे जुड़ने के लिए। और हम आते रहेंगे आपके पास क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है अब दोनों ही पार्टियों की जो मंच है वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब नेताओं का इंतजार है और इंतजार रहेगा उनके संबोधन का कि क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि उसी के बाद जो पॉलिटिकल लाइन है वो भी एक सेट होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सवाल इंडिया का में खबरों का सिलसिला जारी है। इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन है। युद्ध को लेकर हर दिन बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन कल देर रात एक अच्छी खबर आई कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए रेड क्रॉस की टीम उस जगह के लिए भी रवाना हो गई जहां बंधकों को रिहा किया जाना था। इजराइल ने भी उन इलाकों में बमबारी रोक दी, लेकिन कुछ वक्त पहले ये खबर आई कि अब हमास ने इन बंधकों को रिहा करने के लिए एक शर्त रखी है और हमास की तरफ से ये शर्त ये है कि गाजा में ईंधन सप्लाई की जाए। इजराइल की घेराबंदी के बाद से गाजा में ईंधन का संकट जो है वो गहराता जा रहा है और इस बीच हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया है। इसके पहले भी 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये जो हमास की तरफ से शर्त रखी गई है ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, जिस तरह से आज 18वें दिन भी स्थिति बेहतर नहीं हुई है, हजारों बच्चों की जान जा चुकी है, महिलाओं की जान जा चुकी है और अब ये जो बंधकों की रिहाई का मसला है ये काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहले हमास ने कहा कि वो रिहा कर देगा लेकिन बाद में एक शर्त जो है ईंधन सप्लाई की वो रख दी। अब किस तरह से आप इस मामले को बढ़ते हुए देख रहे हैं आगे? जी देखिए, डेडलॉक जो है वो बना हुआ है और हमास के शर्त के बाद जो है वो इजराइल की तरफ से बयान आया है और इजराइल ने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी सूरत में ईंधन की सप्लाई जो है वो नहीं होगी। जो बयान आया उसमें ये भी कहा गया है कि जो मदद की सामग्री है उसमें मेडिकल एड, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें,
पानी और इन तरह की चीज़ों पर सहमति जताई गई, ईंधन पर नहीं। और ये भी कहा गया है कि अगर हमास चाहे तो बंधकों को छोड़ दे, उसके बावजूद ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो ईंधन को लेकर इतनी बड़ी जो एक जिद इजराइल के पार्ट पे क्यों है? क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि जो ईंधन हमास के हाथों जाएगा तो उस ईंधन का इस्तेमाल वो अपनी जो जंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए करेगा, उसका जो सैन्य जो उसका इस्तेमाल है वो करेगा, अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए करेगा, अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए करेगा, और जो आम आदमी की ज़रूरत है वहाँ पर उसको पूरा नहीं होने देगा। तो इस वजह से इजराइल जो है वो किसी भी सूरत में ईंधन नहीं जाने देने की बात कर रहा है। अब ये हमास पर है कि क्या वो कोई और शर्त लेकर सामने आता है। एक तो शर्त उसकी पहले से यही है कि गाजा पट्टी पर जो इजरायली बमबारी है उसको रोका जाए, उस सूरत में भी वो बंधकों को रिहा कर सकता है। अमेरिका बहुत इस बात को लेकर कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके कई नागरिक जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, और ये वजह भी है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें डिले हो रहा है। अमेरिका ने इस बात के लिए इजराइल को तैयार किया हुआ है, लेकिन बंधकों की रिहाई का मामला जो है अभी सुलझता नज़र नहीं आ रहा। इस बीच जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति पहुँचे हैं इजराइल में, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की है, और उसके बाद उन्होंने बयान ये दिया है कि ये न सिर्फ इजराइल के लिए आतंकवाद खतरा है बल्कि पश्चिम के देशों के लिए भी खतरा है और यूरोप के लिए भी खतरा है। और दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर ये कहा है कि वो हमास को हर हालत में ख़त्म करेंगे। तो एक तरफ तो इजराइल की तरफ से जो हमास को ख़त्म करने की जो एक प्रण किया गया है वो है, और दूसरी तरफ जो अरब देशों के दबाव में आकर अमेरिका जो है वो इजराइल को इसके लिए एक युद्ध के नियमों के तहत चलने की जो नसीहत है वो दे रहा है। और इन सब के बीच कोई एक रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा जिसमें बंधकों की रिहाई हो, या फिर एक बिना बाधित तरीके से जो मदद की सामग्री है वो इजराइल के माफ़ कीजिएगा जो गाजा पट्टी के आम लोगों तक पहुँचे। और ये एक बहुत चिंता की बात है, और जैसा कि आपने भी बताया कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर राहत की सामग्री का इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि युद्ध जितना गहराता जा रहा है लोगों की जानें जाती जा रही हैं। अगर 18वें दिन तक आपको अपडेट दे दे कि क्या कुछ हुआ है, तो गाजा में अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2055 बच्चे हैं, 1119 महिलाएं हैं। आए दिन जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें आती हैं वो उससे पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। गाजा में 217 बुजुर्गों की मौत हुई है और 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की अगर बात की जाए तो 1400 से ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर भी गई है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है, और अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो आज इजराइल पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जॉर्डन के किंग से बातचीत की है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी मदद फ़िलिस्तीन भेजी गई है, और कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दबाव जो है वो बनाया जाए ताकि इजराइल जो है इन हमलों को अब रोके। देश भर में आज विजयदशमी मनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों में विजयदशमी के मौके पर सिंदूर खेला की परंपरा है। खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक परिधान में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, और इसके अलावा नृत्य और गीत के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है, उनको विदा भी किया जाता है। अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। कोलकाता है, रांची है, सिलीगुड़ी है और साइंथिया है, यहाँ पर जहाँ पर सिंदूर खेला जो है वो किया गया है। तो कोलकाता में सिंदूर खेला की क्या रौनक देखने को मिल रही है, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुर्गा पूजा का समाप्ति इस रिचुअल से मनाया जाता है, जहां पे माँ दुर्गा के ऊपर विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी सिंदूर लगाते हैं। इसे कहते हैं सिंदूर खेला, जो दुर्गा पूजा का समाप्ति को मार्क करते हैं। और बहुत महिलाएं जो विवाहित महिलाएं इस रिचुअल में हिस्सा लेते हैं। ये केवल नारी शक्ति की सेलिब्रेशन नहीं है, ये अपने अंदर जो शक्ति है, नारी पुरुष मिलकर ये 5 दिन हम जो माँ की पूजा करते हैं, ये इसी के अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि सद्भावनाओं जगाए, शांति जगाए, और इसी माहौल में
हम दुर्गा को देवी नहीं बोलते, हम दुर्गा को माँ बोलते हैं। वो हमारे अंदर है और उनके शक्ति को हम अपनाते हैं और उनके जो शक्ति है, उनकी जो तेजस्विता है, वो हर नारी पुरुष के अंदर छाए जाते हैं। और ऐसे ही हमारे आगामी दिन, हमारे अगला दुर्गा पूजा तक हर दिन आनंद, शुभ चेतना और प्यार के साथ बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप दुर्गा पूजा महसूस करने आए हैं और यहाँ आपने सिंदूर खेला देखा, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभूति था ये? तो मेरे लिए ये बहुत ही कुछ नया था क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट ये देख के मतलब एक नई चीज़ जानने को मिली और एक पूरा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आप बहुत सारे पंडाल्स में भी गए हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ देखे, पंडाल देखे, कैसा लगा कोलकाता का दुर्गा पूजा? बहुत ही अच्छा था, मतलब सच में बहुत अच्छा था। पंडाल तो बहुत ही अमेजिंग थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का दुर्गा पूजा पहली बार एक्सपीरियंस करके। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि ये जो रिचुअल है, ये जो रिवाज है सिंदूर खेला, ये दुर्गा पूजा का समाप्त माने जाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के ऊपर सिंदूर लगाकर उनको विदाई कर दिया जाते हैं और अगले साल वो ऐसे ही हमारे जीवन में खुशी और सेलिब्रेशन लाए, इसका प्रार्थना किया जाता है। थोड़ा सा दुख है क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ इस सेलिब्रेशन के बाद वापस जाते हैं आज, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, जो विवाहित महिलाएं एक दूसरे के ऊपर और माँ दुर्गा के ऊपर सिंदूर लगाकर माँ को विदाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। आमतौर पर दशहरे के दिन 3 पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 3 नहीं बल्कि 5 पुतले दहन के लिए लगाए गए हैं। ये 2 पुतले और किसके हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आमतौर पर रामलीला में 3 पुतलों का दहन होता है, रावण के बेटे मेघनाद, रावण के भाई कुंभकर्ण का। तो 3 पुतले आमतौर पे होते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर होने वाली ये लवकुश रामलीला में 5 पुतले लगे हुए हैं। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के तो पुतले हैं ही, साथ में 2 एक्स्ट्रा पुतले यहाँ पर लगाए हुए हैं। एक थोड़ा बड़ा पुतला है, एक छोटू पुतला है। जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो लिखा है उस पर सनातन धर्म विरोधियों का पुतला, और ये दूसरा है जो है, ये जो छोटा पुतला है इस पर लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा पुतले हैं इस पर लिखा है सनातन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रामलीलाओं की जो कोशिश है आज के ज़माने में वो ये भी होती है कि जो चर्चा में चल रहा है, जो खबरों में चल रहा है, लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके ज़रिए भी जो है लोकप्रिय होने की कोशिश की जाए और जो डिस्कोर्स पब्लिक में चल रहा है उसके ज़रिए जो है रामलीला को जोड़ा जाए। तो ये सब आजकल चर्चा में चल ही रहे हैं, तो इस वजह से भी ये इस तरह के पुतले जो है इस रामलीला में यहाँ पर लगाए गए हैं। इससे पहले मुझे याद है कि यहीं पर 2016 में जब रामलीला थी, मैं आया था कवर करने के लिए, तो उस समय पर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उड़ी में जो है आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जब यहाँ पर रामलीला हो रही थी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला भी यहाँ पर लगाया गया था, उसका भी दहन किया गया था। तो बिल्कुल उसी अपने ट्रैक पर चलते हुए इस रामलीला में आज 3 की जगह 5 पुतले लगाए गए हैं। दिल्ली के लाल किला से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।